गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 11 जुलाई है और हिंदू एडिटोरियल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ जिसका शीर्षक है क्राइम एज पनिशमेंट। और ये कानपुर की विकास दुबे की घटना को लेकर है। इसमें अच्छे अच्छे फ्रेजेस हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा भी है ये। तो लेट अस बिगिन दिस। इसका हेडिंग है क्राइम एज पनिशमेंट और इसका सब हेडलाइन है द स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम बट द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रेक द लॉ। इसका मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट बता दूं। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, जिस्ट। किसी भी चीज़ के जिस्ट का अर्थ होता है उसका सारांश, उसको अपन जिस्ट कहते हैं। जिस्ट मीन्स समरी, ऐसी, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको ये वर्ड भी आना चाहिए, जिस एग्जाम में 20 बार आया हुआ है, जिस्ट। ठीक है। व्हाट वाज द जिस्ट ऑफ द पोइम? पोइम की समरी क्या थी? शॉर्ट में बता दो सारी। टेल मी द जिस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन यू हैड विथ हिम। ये सबका प्रयोग करना सीखो आपका। ठीक है। टेल मी द जिस्ट ऑफ, ठीक है ना, आपका ऑफ योर कन्वर्सेशन विथ हिम। उसकी बातचीत करने में बस थोड़ा सा ब्यौरा दे दो, पूरा डिटेल में नहीं। तो कैसे करोगे? गिव मी, सबका सेंटेंस बनाओ बच्चों। गिव मी द जिस्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन विथ हिम। उसके साथ आपकी जो कन्वर्सेशन बातचीत हुई है उसका थोड़ा सा सारांश मुझे बता दो। एक एक शब्द बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सारांश आपको बता दूँ, मोटा मोटा सबको पता है वैसे, क्योंकि ये एक नेशनल न्यूज़ बन गई थी। और ये मैं घटना नहीं बता रहा हूँ, कानपुर में इसके विकास दुबे और उसके गैंग ने क्या किया। 8 पुलिस वालों को हत्या की, फिर वो भाग गया, फिर वो वहाँ पकड़ा गया। पुलिस उसको पकड़ के लेके आई उज्जैन से। ठीक है। और रास्ते में उसका इनकाउंटर हो गया, क्योंकि वो उनकी गाड़ी पलटी और वो भागने की कोशिश की, पिस्टल लेके भाग गया। ये सब बातें हुई, तो ये इसका आधार है। अब पढ़िए मेरे साथ में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अकाउंट, अब ये वर्ड आया जैसे अकाउंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अकाउंट वर्ड का अर्थ होता है वर्णन, डिस्क्रिप्शन। अकाउंट का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, वर्णन। ये आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्क्रिप्शन। ठीक है। जैसे मुझे कहना हो कि उसने उस घटना का बहुत ही जीवंत वर्णन मेरे लिए किया उसने। ये गेम मी अ विविड डिस्क्रिप्शन। विविध का मतलब जीवंत, बहुत ही शानदार। ऐसा लगा जैसे मेरे सामने घटना घट रही हुई। गेम मी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है। तो उसने घटना का पूरा शानदार वर्णन मेरे को उसने दिया। अकाउंट का मतलब डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है। अकाउंट के बहुत सारे अर्थ हैं, क्योंकि इतने सारे अर्थ हैं कि मेरे को इसमें 20 मिनट 30 मिनट लगेंगे अकाउंट बताने में। इतने सारे हैं। इसका फ्रेज़ है अकाउंट फॉर के 4 अर्थ हैं अलग अलग। तो यहाँ पर बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल संदर्भ के मुताबिक अकाउंट का अर्थ है वर्णन। तो पुलिस का जो वर्णन था किसका? ऑफ द किलिंग ऑफ कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे के मारे जाने का जो उन्होंने वर्णन दिया है ऑन फ्राइडे। फिर लेखक कह रहा है इवन इफ टेकन एट फेस वैल्यू। ये भी एक फ्रेज है, ये छोटा सा है लेकिन ये बहुत शानदार है। ये पैसिव फॉर्म में है, इसलिए इफ टेकन था। ठीक है ना, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसका फ्रेज है इसका टू टेक समथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू। और इसका मीनिंग होता है इसको ऐसे ही मान लिया जाए जैसे बताया जा रहा है। ध्यान से सुना बच्चों, सुना। इफ़ यू टेक समथिंग टू बी ट्रू एज इट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू, इसका मीनिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसको समझने की आवश्यकता बच्चों, खाली हिंदी करने से भी काम नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपको कोई बताई जा रही है बात और आप ये कहना चाहें कि अगर हम जैसे बताया जा रहा है वैसे ही सच मान लें, ठीक है ना, जैसे किसी ने कुछ कहा, आपने कहा इसको ऐसे मान लें जैसे ये कह रहा है। आप समझ में आ गया? इसका अर्थ होता है टू टेक समथिंग ट्रू एज बीइंग टोल्ड, कि जैसे बताया जा रहा है। किसी ने कुछ कहा, आपने कहा जैसे बोला है वैसे सच मत मानना, तो आप क्या कहोगे उसको? डोंट टेक इट ऑन इट्स फेस वैल्यू।
और अगर आपने इसको ऐसे ही मान लिया जैसे ये बता रहा है, तब भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैसे कहेंगे? इफ़ वी, तो भी तो कह रहा हूँ, ये पेपर, अखबार, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं और ये ग्रामर में कहीं नहीं आएंगे। ये आपको समझा रहा हूँ बार बार। इफ़ वी टेक सम व्हाट ही इज सेइंग, ठीक ना, आपका ऑन नहीं था, टू टेक समथिंग एट इट्स फेस वैल्यू है। इफ़ यू टेक व्हाट ही इज सेइंग, इसका मतलब जो उसको हम मान लें जैसा वो कह रहा है, ठीक है, एट इट्स फेस वैल्यू, इसको कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। देयर आर सो मैनी शॉर्ट कमिंग्स इन इट, तब भी इसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं। देयर आर सो मैनी शॉर्ट कमिंग्स इन इट, ठीक है। और इसका अर्थ ये भी होता है कि अगर हम इसको और भी बारीकी से अध्ययन करें तो उसमें और सारी गलतियां निकलेंगी। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको आप समझ लें, एग्ज़ाम में आएगा तो आप फिर फंस जाओगे। ये 20 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है फ्रेज, ठीक है। और आपने अगर ये कहना हो कि जैसा ये कह रहा है उसी को हम सच नहीं मान सकते, तो अपने ऐसे कहेंगे, वी कैन नॉट टेक व्हाट ही इज सेइंग एट इट्स फेस वैल्यू। ये इसका दूसरा सेंटेंस मैंने आपको दे दिया। इसका अर्थ है जो वो कह रहा है उसी को हम सच नहीं मान सकते, हमको उसकी और भी ज़्यादा, ठीक है ना, अंदर घुस के स्टडी, उसके बात का अध्ययन करना पड़ेगा। ये जैसा कह रहा है वैसा सच मान लें, सच है वैसा हम नहीं मान सकते। वी कैन नॉट टेक व्हाट ही इज सेइंग एट इट्स फेस वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसलिए मैं बार बार आपको कहते रहता हूँ, एट इट्स फेस। मैं अब देखता हूँ इसमें है या नहीं, है ना, होना चाहिए फेस वैल्यू। फ्रेज ढूंढना भी आना चाहिए, नहीं मिला तो फेस वैल्यू देखो आपका, ये रहा फ्रेज, टेक समथिंग। मैं आपको समझाता हूँ, और इतना मैं समय इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ सके। ये ग्रामर किताब आपको नहीं पढ़ाएगी ये फ्रेज, आपको ये ध्यान रखना। आपको तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं बच्चों, तब जाके आपको आएंगी। डिक्शनरी एंट्री देखिए, टेक समथिंग एट, और मैंने कहा ऑन, गलती से छाप दिया था मैंने कहा एट है। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, आप भी ध्यान रखना, ऑन फेस वैल्यू आ जाएगा तो ये ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रेज है। और क्या मीनिंग लिखा हुआ है? टू एक्सेप्ट समथिंग फॉर व्हाट इट अपीयर्स टू बी रादर देन स्टडिंग इट मोर क्लोजली। तो कोई सी चीज़ को वैसे मान लेना जैसे वो दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि हम उसको और क्लोजली कर दो, बारीकी से अध्ययन करें, स्टडिंग इट मोर क्लोजली, ठीक है। आप और डिक्शनरी का सन्ने देखो, आई टुक द ऑफर एट फेस वैल्यू, ठीक है आपका, क्योंकि मैंने ये सोचा कि शायद वो मेरे को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आई डिडंट थिंक दैट दे माइट बी ट्राइंग टू ट्रिक मी, सो आई एक्सेप्टेड देयर ऑफर एट फेस वैल्यू। जैसा उन्होंने बताया वैसे मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसको और बारीकी से उसको जांचा नहीं। तो आई होप कि मैं आपको समझा हुआ है बच्चों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ भगवान के लिए इनको अच्छी तरह से आप सीख लें, ठीक है। तो लेखक कह रहा है, ये जो पुलिस का जो वर्णन है इसके किलिंग का, कि विकास दुबे कैसे मारा गया फ्राइडे को, अगर हम इसको वैसे ही मान लें जैसा कहा जा रहा है, तो ये भी अपने आप में एक स्टार्टलिंग एडमिशन ऑफ सीरियस एंड इनएप्टीट्यूड है। तो भाषा समझने के लिए ग्रामर से ज़्यादा आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए, भाषा का जनरल नॉलेज, ये भाषा का जनरल नॉलेज है। और अखबार, मैगजीन, किताबें पढ़ के ही आता है, नहीं तो नहीं आता कभी भी। आप ध्यान रखना, ग्रामर में तो आपको ABCD वाला काम होता है, ABCDian नॉलेज देता है ग्रामर, आप ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको बहुत सारे टॉपिक अभी कराने हैं। स्टार्टिंग एडमिशन ऑफ सीरियस इन एप्टीट्यूड। अब देखो, एक तो एडमिशन आ गया, एडमिशन है आपका किसी चीज़ को मानना, स्वीकार करना। स्टार्टलिंग का चौंकाने वाला, और क्या चौंकाने वाला एडमिशन है, उन्होंने पुलिस वालों ने किया नहीं है, उनकी बातों से हो गया है। बहुत ही गंभीर और आपकी दक्षता की कमी, इज कॉल्ड इनएप्टीट्यूड। ये अच्छा वर्ड है, आपको ये सब आना चाहिए। एक वर्ड है इनएप्ट। इनएप्ट एक्चुअली दक्षता का उल्टा वर्ड होता है, एंटोनिम ऑफ डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का निपुण, स्किलफुल। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इनएप्ट का? ये तो एंटोनिम है, एंटोनिम ऑफ डेक्स्ट्रस। तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, इनएप्ट का?
अनस्किलफुल, जिसमें दक्षता की कमी हो, जिसमें एबिलिटी कमी हो, यानी लैकिंग एबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो डेक्स्ट्रस नहीं हो, जो एड्रॉइट नहीं हो, एंटोनिम ऑफ डेक्स्ट्रस या एड्रॉइट या स्किलफुल, इसका उल्टा है वो। ये ध्यान रखना बच्चों, इसका मीनिंग नहीं है। इनएप्ट इज एन एंटोनिम ऑफ डेक्स्ट्रस, एड्रॉइट, ठीक है, और स्किलफुल का। कोई आदमी स्किलफुल है तो निपुण है, और उसमें अगर वो स्किलफुल नहीं है तो अनस्किलफुल है। ही इज लैकिंग एबिलिटी, ही इज नॉट एफिशिएंट, ही इज इनएफिशिएंट। अपने कार्य में वो अकुशल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इनएप्ट आपका एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाती है, एडजेक्टिव है। मैंने इसका सिनोनिम देखो डेक्स्ट्रस लिखा ना, इसके पीछे ओयूस है, फुल लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव की निशानी है। ईएनटी आपकी एडजेक्टिव निशानी है। लैकिंग एबिलिटी, एबिलिटी नाउन है लेकिन ये लैक कर रहा है तो वो एडजेक्टिव बन गया। अनस्किलफुल आपका फुल लगा हुआ पीछे आप, ठीक है, इसका नाउन बन जाता है इनएप्टीट्यूड। इस सब को भी सीखें क्योंकि एग्जाम में 20 बार आ रखा है ये। सिनोनिम में, एंटोनिम में, इसका मीनिंग हो जाएगा अनस्किलफुलनेस, किसी व्यक्ति की। अमेरिकन इसमें एल सिंगल लगाते हैं शायद, लेकिन वर्ड ठीक है ये। अनस्किलफुलनेस का अर्थ होता है किसी की अदक्षता, ठीक है। मेलाड्रॉइटनेस, ये वर्ड ठीक है। यहाँ मेलाड्रॉइट, कोई यदि मेलाड्रॉइट है तो उसके आगे नेस लगा दो, ये वर्ड भी ठीक है। मेलाड्रॉइट का अर्थ होता है जो निपुण नहीं हो, तो उसके आगे नेस लगाया तो नाउन बन गया। इसको मैं डिक्शनरी में डाल देता हूँ, इसको भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एड्रॉइट का उल्टा हो जाता है और आपका इनएप्ट का सिनोनिम हो जाएगा मेलाड्रॉइट। सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मेलाड्रॉइट, मेल एड्रॉइट। आपने क्या किया, जो एड्रॉइट वर्ड था उसके आगे एमएल लगा दिया। एमएल किसी वर्ड के आगे लगता है तो गंदा हो जाता है। ये मल है, मल, गंदा, बैड, ठीक है। दक्षता, अदक्षता, कुशलता, अकुशलता, ठीक है। और इसका एडवर्ब बड़ा काम का, इनएप्ट, इनएप्टली। If I say they handled the situation inaptly, तो सिचुएशन को बहुत ही अदक्षता के साथ में हैंडल किया, यानी उसमें कुशलता नज़र नहीं आई उनकी। बहुत ही बेवकूफ़ी भरी तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, ठीक है। और एक कंपनी थी, अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन बाद में बर्बाद हो गई, वो बैंकरप्ट हो गई। तो किसी ने कहा दिस कंपनी बिकेम बैंकरप्ट ड्यू टू the inaptitude of its senior officers। अब सेंटेंस समझ आ गया आपको? हर एक सेंटेंस का डबल फेलर बनाओ, इसमें आप डबल फेलर बना सकते हो, बैंकरप्ट का और इनएप्टीट्यूड का, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया कि ये जो कंपनी है ये बैंकरप्ट हो गई, उसका दिवाला निकल गया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि उनके सीनियर अफसर के अंदर दक्षता नहीं थी, दक्षता की कमी थी। अब तो आई होप कि नाउ इट इज़ क्लियर। तो वो ऑथर कह रहा है कि इसको अगर वैसे ही मान लें जैसे ये बता रहे हैं, तो एक्चुअली वो एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो उनकी स्वीकार्यता है ये बहुत ही चौंकाने वाली है। और स्वीकार्यता किस बात की? कि वो बहुत ही इनएप्ट है। उनकी अदक्षता, अकुशलता का एक बहुत ही संगीन, बहुत ही सीरियस अकुशलता का एडमिशन कर रहे हैं, वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको आगे आपको समझ में आएगा कि ऐसा वो ऑथर क्यों कह रहा है, लेकिन ये आपको पढ़ के समझ आ जाना चाहिए। ये जो भाषा का स्वरूप है बच्चों, आपका चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ हो, चाहे आपका वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे आपका सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस हो या सेंटेंस फिलअप्स हो, सब के अंदर इनका प्रयोग होता है। और एग्ज़ाम में अगर आपको भाषा समझ नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। आगे ऑथर कह रहा है बट द ऑफिशियल नैरेटिव, नैरेटिव का तो वर्णन, इसका मीनिंग भी नैरेटिव का मतलब वर्णन होता है, ठीक है, कि जैसे इनका है, एज इट स्टैंड्स, ठीक है। स्ट्रेचेज द बाउंड ऑफ क्रेडिबिलिटी, कितना शानदार सेंटेंस देखो आपका, टू एन एस्टोनिशिंग एक्सटेंट। एक्सटेंट का अर्थ होता है लिमिट, एस्टोनिशिंग का अर्थ होता है ऐसी लिमिट जो चौंकाने वाली हो, जिसमें विश्वास करना मुश्किल हो। बाउंड्स ऑफ क्रेडिबिलिटी का अर्थ होता है जो क्रेडिबिलिटी का दायरा है। अब मैं समझाता हूँ अभी आप। तो ये जो भाषा की थोड़ी सी जटिलता है, ये बहुत जटिल नहीं है,
अगर आपको पढ़ते रहोगे तो बहुत आसान लगेगी, ठीक है। आपको बाउंड का अर्थ होता है बच्चों सीमा, बाउंड का अर्थ होता है लिमिट, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक एक शब्द को सीखने की जरूरत है इसमें। बाउंड्स का अर्थ होता है लिमिट, ठीक है। तो किसी ने कहा कि इसकी लीगल बाउंड्स के अंदर रह के हम ये कर सकते हैं, कैन वी डू इट विद इन द लीगल बाउंड्स। तो ये सब शब्दों के जब प्रयोग होते हैं लीगल बाउंड के, ग्रामर थोड़ी सिखाएगी आपको, बार बार कह रहा हूँ भाई, ये सीखना पड़ेगा आपको पढ़ के। तो इसका मतलब जो आपका लीगल है, ठीक है ना, आपका जो आपका लीगल है, जो उचित है, कानूनी दायरा, तो कानूनी दायरे के अंदर रह के हम ये कर सकते हो। तो कैसे कहोगे कैन वी डू इट, क्योंकि आप कानून नहीं तोड़ना चाह रहे हो, कानून के दायरे के अंदर रह के करना चाह रहे हो। तो आप पूछ रहे हो कैन वी डू इट विद इन द बाउंड्स ऑफ लीगलिटी। नाउन चाहिए इसलिए आपको लीगलिटी लगाना पड़ेगा। लीगल का एडजेक्टिव होता है, लीगलिटी आपका उसकी कानूनी वैधता हो जाता है। लीगल बाउंड्स का अर्थ होता है कानून की लिमिट्स। आप समझ आ गया बाउंड से, ठीक है। और बाउंड से बच्चों फिर आपका बाउंड्री बनता है, वो आपकी देश की या सीमा की या किसी प्रदेश की, राज्य की, गांव की बाउंड्री है, लिमिट है, आपके प्लॉट की बाउंड्री है, बाउंड्री जो आपकी लिमिट है, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री। समझ आ रहा है। और बाउंड का अर्थ होता है, समझा रहा आपका, बाउंड के और भी कई अर्थ हैं, तो फ्रेजेस में आता है ये बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। लेकिन बाउंड का अर्थ होता है किसी, ये वर्ब भी है, और इसका अर्थ होता है इसको टू लिमिट समथिंग, किसी चीज़ को सीमित करना। जैसे आपने कहना है कि मेरे गांव नॉर्थ में एक पहाड़ी रेंज से सीमित है, यानी गांव की सीमा वहाँ तक है जहाँ तक पहाड़ है, और दूसरी तरफ एक नदी बहती है राइट साइड में या साउथ के अंदर, तो वो जो है सीमा उससे निर्धारित होती है नदी से। मैं कैसे कहूँगा माई विलेज इज़ बाउंडेड, तो वह भी है जानना आपका, और बाउंड आपका नाउन भी है। इन द नॉर्थ बाई अ माउंटेन रेंजेस, ठीक है, एंड ऑन द साउथ बाई अ रिवर, तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि मेरी जो आपकी, ठीक है, जो रेंजेस है, तो ये मत लगाओ, माउंटेन नहीं लिखा मैंने, रेंजेस लिखा है, ठीक है, बाई माउंटेन रेंजेस। तो मेरा गांव जो है नॉर्थ में माउंटेन रेंजेस से सीमित है, यानी गांव की सीमा माउंटेन की, जो आपके रेंजेस का मतलब उसकी क्या कहते हैं, पहाड़ की श्रृंखला है ना, और साउथ में एक रिवर है, तो वहाँ तक मेरे गांव की सीमा है। अब समझ आ गया आपका। अब इसमें दूसरा वर्ड था बच्चों क्रेडिलिटी। एक वर्ड है जो एग्जाम 20 बार आता है, क्रेडुलस। तो क्रेडुलस उस आदमी, एडजेक्टिव है, पीछे ओएस लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है। क्रेडुलस का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की बातों को आसानी से बिलीव कर लेता है। अ पर्सन हु बिलीव्स अदर्स वेरी इजीली। कल मैं किसी को कहूँगा पीएम सामने 2000 की रिश्वत देगा, वो सच मान लेगा। ये सो क्रेडुलस। इसका उल्टा होता है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस आदमी वो होता है जो किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता है, वो अपने पापा की बात पे भी विश्वास नहीं करता है। ये सो इनक्रेडुलस। तो अगर आपने कहना हो कि वो इतना इनक्रेडुलस है कि अपने पापा की बात में नहीं मानता है, तो मैं कहूँगा ही सो इनक्रेडुलस दैट ही डज नॉट इवन बिलीव हिज फादर। और क्रेडुलस ऐसा है कि छोटा बच्चा बताएगा 5 साल का कि अंकल ऐसा हो रहा है, तो मान लेगा हाँ ऐसा हो रहा है, फिर सबको बताता फिरेगा। अब समझ आ गया आपका। तो क्रेडुलस आदमी, इसलिए इसका फिगरेटिव अर्थ हो जाता है गलीबल भी, ठीक है, ड्यूपेबल भी, जिसको इजीली ड्यूप किया जा सकता है। अ पर्सन हु कैन बी ड्यूप्ड, ड्यूप मतलब ठगना होता है इजीली, उसको इजीली ड्यूप किया जा सकता है, ठीक है। और क्रेडिबिलिटी का अर्थ होता है उसकी किसी चीज़ को विश्वास करने की क्षमता, योग्यता, दैट्स कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, ठीक है। ये नाउन हो गया आपका। क्वालिटी ऑफ बिलीविंग समथिंग इजीली, ये इसका मीनिंग हो जाता है। आप इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं आप, ठीक है। और किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, आपको समझा रहा हूँ, तो उसके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया करो। इस क्रेडिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला उसका गुण, लोगों को तुरंत विश्वास कर लेने का गुण। इस क्रेडिबिलिटी हैज़ ऑफन लैंडेड हिम इन ट्रबल। ये सेंटेंस बनाओ तभी तो आपको इंग्लिश आएगी, नहीं तो कैसे आएगी। और इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी जो ये आदत है कि दूसरों की बात को तुरंत बिलीव कर लेना, इसके कारण ये कई बार मुसीबत में पड़ा है। हैज़ ऑफन लैंडेड हिम इन ट्रबल। ये सब सीखना पड़ेगा बच्चों आपको,
तब जाके ये सही समझ में आएगा आप, ठीक है। तो वो ऑथर कह रहा है कि जो ऑफिशियल नैरेटिव है, जो ऑफिशियल इनका ब्यौरा दिया है उन्होंने इस घटना का, एज इट स्टैंड्स, मतलब ये जैसा है वैसा, हम इसमें कुछ आपका और तहकीकात नहीं कर रहे हैं, इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो वो तो यार कि क्रेडिबिलिटी की सीमाओं को भी स्ट्रेच करता है, मतलब क्रेडिबिलिटी की सीमाओं को भी लांघ जाता है। इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ क्या हुआ है, ये इतनी मतलब जो है ऐसी बात है कि जो कोई भी नहीं मानेगा। कमाल हो गया कि इसकी चाहते हैं हम ये मान लें। उनका कहने का अर्थ ये है, स्ट्रेचेज द बाउंड्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये किसी चीज़ को बिलीव करने की जो सीमा होती है उसको भी लांघ लेता है। और कहाँ तक, टू एन एस्टोनिशिंग एक्सटेंट, एक्सटेंट का हद होता है, आश्चर्यजनक हद तक। तो कहने का अर्थ है कि ये जो बात है जो उन्होंने कही है, इस पर किसी भी तरह से बिलीव नहीं किया जा सकता है, वो आदमी चाहे कितना भी क्रेडुलस हो, ये इसका अर्थ है। तो जब तो आपको भाषा समझ नहीं आएगी सेंटेंस का, तो फिर आप क्या काम, कैसे काम चलेगा हमारा, मुझे बताओ आप मुझे। इस पूरे सेंटेंस का पता बच्चों अर्थ क्या है? एक्सटेंट का अर्थ होता है हद, ठीक है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि इनका जो ऑफिशियल नरेशन है, जो ऑफिशियल अकाउंट है, ठीक है, वो बिलीव करने की सारी हदों को पार कर देता है। और इसका अर्थ है, भावार्थ क्या है, जो ये कह रहे हैं उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया जा सकता जब तक हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे कि सेंटेंस का अर्थ ये है। पता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इन नो वे वी कैन बिलीव, ठीक ना, द ऑफिशियल वर्जन ऑफ दिस इंसिडेंट। ये इसका मीनिंग है। मुझे विश्वास है फ्रेंड्स कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया, ठीक है ना। भावार्थ इसका आपने समझना है, ठीक है। और ऑफिशियल नैरेटिव करता है ऑफिशियल वर्णन, मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट, एज इट स्टैंड्स करता है जैसे ये है, ठीक है ना। वो मतलब क्रेडिबिलिटी की हद को, किसी बात को विश्वास करने की जो हद होती है उसको आश्चर्य ढंग से भी क्रॉस कर लेती है। यानी सिंपल भाषा में मैंने नीचे लिख दिया, इन नो वे वी कैन बिलीव द ऑफिशियल वर्जन ऑफ दिस इंसिडेंट। हम उसके ऑफिशियल वर्जन को बिलीव नहीं कर सकते। आगे चलिए। और एक्सटेंड कर तो हद, चलो ये भी एक सुंदर सा वर्ड है, एक्सटेंड। अगर मुझे कहना हो किस हद तक तो मेरी मदद कर सकता है, टू व्हाट एक्सटेंड कैन यू हेल्प मी, कैसे कहोगे? टू व्हाट एक्सटेंड कैन यू हेल्प मी। अगर आपने कहना हो कि कुछ हद तक वो खुद जिम्मेदार है, तो मैं कहूँगा ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू सम एक्सटेंट। कुछ हुआ तो आपने कुछ हद तक तो खुद ही जिम्मेदार है। आई डिपेंड ऑन हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ग्रेट लगाओगे जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं उसको उसके ऊपर डिपेंड करता हूँ। तो एक्सटेंट का भी अर्थ आ गया आपका, है ना आपको। चलिए फिर इस पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। द पॉसिबिलिटी दैट हिज डेथ इज ऑफिशियली सैंक्शनड। अब देखो इसको पढ़ो, देखो, ऑफिशियली सैंक्शन रेट्रीब्यूशन, बड़ा शानदार प्रयोग है शब्दों का। पहले उसको समझते हैं फिर सेंटेंस भी समझते हैं, ठीक है। रेट्रीब्यूशन कर दो तो बदले की कार्रवाई, रिवेंज। इसको अलग सीखो, रेट्रीब्यूशन को। रेट्रीब्यूशन करते तो बदला, जो ना रिवेंज, रेप्रिसल। और एक इसका कई बार एग्जाम आया हुआ है, डिवाइन रेट्रीब्यूशन। तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या है। तो बच्चों ये तो पढ़ के आएगा ना आपको, नहीं तो कैसे आएगा आपको। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपकी गहरी होगी, ठीक है। डिवाइन रेट्रीब्यूशन का अर्थ होता है कि किसी आदमी ने पाप किया और मज़े से जीवन बिता रहा है, होता है ऐसे जीवन में, तो कई बार डिवाइन का अर्थ होता है ईश्वर उससे बदला लेता है। उसने जो बुरे कर्म किए हैं उसको फल देता है। तो ईश्वर द्वारा जो उसको दंडित किया जाता है किसी व्यक्ति को, उसको डिवाइन रेट्रीब्यूशन कहते हैं आप, ठीक है। खूब उसने लोगों को सताया, खूब उसने उल्टा पुल्टा काम किया, ठीक है, और बाद में भगवान की उसके ऊपर मार पड़ी, तो ईश्वर की मार को कहते हैं डिवाइन रेट्रीब्यूशन, ठीक है, ठीक है। रिवेंज टेकन बाय गॉड, इसको कहते हैं डिवाइन।
तो ऑफिशियली सैंक्शन रेट्रीब्यूशन को आप समझिए आपका, यानी ऑफिशियली सैंक्शन का अर्थ हो गया रेट्रीब्यूशन और बदले की कार्रवाई जिसको सरकारी रूप में स्वीकृत किया गया था, ऐसा लग रहा है। ऑथर के कहने का अर्थ समझो आप, ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ, सरकार ने इसको सैंक्शन किया था, ऑफिशियल सैंक्शन थी ये रेट्रीब्यूशन की। अब समझ आ गया, ठीक है। ये संभावना कि उसकी जो डेथ है, हालांकि मरा तो सबको अच्छा लगा कि मर गया, ठीक है ही, लेकिन ये ऐसे कई लोग सोचते हैं जिनकी अच्छी सोच है कि भाई ऐसे करते रहेंगे तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका कानून का और कोर्ट का क्या रोल है, वो काय के लिए है, सब ऐसे बदला लेते रहेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना कि हिज डेथ मीन्स क्या नाम इसका, दुबे का, विकास दुबे की जो मौत है, ये हो सकता है कि ऑफिशियली सैंक्शन रेट्रीब्यूशन हो, यानी सरकार द्वारा स्वीकृत, है ना आपका, सरकारी रूप से, सरकार द्वारा नहीं, सरकारी रूप से स्वीकृत, सरकार में सब शामिल है, पुलिस भी शामिल है, ठीक है, वो एक सैंक्शन में स्वीकृत बदले की कार्रवाई थी। किसके लिए? फॉर द मर्डर ऑफ 8 पुलिसमैन हु वर पार्ट ऑफ द टीम, जो उस टीम के हिस्से थे, दैट वेंट टू अरेस्ट हिम ऑन जुलाई 3, ठीक है। इसको तुरंत डिसमिस आउट ऑफ हैंड नहीं, हाथों हाथ इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता, यानी ये कहना कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते, ये बड़ा इनडायरेक्ट रूप में सारी बातें कही गई हैं, इसलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल आपको होगा, लेकिन अगर ढंग से करोगे तो आप समझ जाओगे। मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, ये बात, किसी चीज़ को आउट ऑफ हैंड डिसमिस करने का अर्थ है पूरी तरह से डिसमिस करना। इसको फ्रेज को अलग से लिखो, टू डिसमिस समथिंग आउट ऑफ हैंड, इसका अर्थ है टू डिसमिस कंप्लीटली, टू कंप्लीटली डिसमिस या रिजेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को पूरी तरह से कहना, खारिज करना कि भाई ये तो नहीं हो सकता, तो ऑथर कह रहा है इसको नहीं किया जा सकता। तो इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, हो सकता हो कि ये जो रेट्रीब्यूशन की कार्रवाई हो ये, और जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ठीक है ना, क्योंकि इसने, बात तो सही है, इसने 8 पुलिस वालों को मर्डर किया था, मतलब ये तो हद ही हो गई। आज तक ऐसा कभी, मेरे ख्याल से जैसे मेरे को याद है, ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे देश में कि 8 पुलिस वालों को एक गैंगस्टर ने मौत के घाट उतार दिया हो, हैं, 8 परिवारों के अंदर उसने सत्यानाश कर दिया उस आदमी ने, ठीक है, तो उसको मारा गया तो ठीक है वो, लेकिन लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऐसा होना था, क्या इसको सही तरीके से सज़ा दी जा सकती थी कानूनी, तुरंत, अलग अलग चीज़ें हैं वो, अब बस को आपने पढ़ के समझना है। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ आ गया, ठीक है, कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। मैं इसको एक बार नीचे लेके आता हूँ अलग से, इसके टुकड़े करके समझो आप। द पॉसिबिलिटी दैट हिज डेथ इज ऑफिशियली सैंक्शन रेट्रीब्यूशन, पहले इस टुकड़े आप समझ लो। ऐसे संभव हो सकता है कि ये जो इसके ऊपर बदले की कार्रवाई की गई है, इसको सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ऐसा संभव है, ठीक है। फिर आगे लिखा है रेट्रीब्यूशन काय के लिए है कि किसका बदला है ये, उस बात का जिसमें 8 पुलिस वालों को 3 जुलाई को जो उसको गिरफ्तार करने गए थे उनको मारने के लिए। और इसमें आगे लिखा है इज़ हार्ड टू डिसमिस आउट ऑफ हैंड, और एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी का प्रेडिकेट है। तो ये पॉसिबिलिटी इज़ हार्ड टू डिसमिस आउट ऑफ हैंड, इस पॉसिबिलिटी को, इस संभावना को एकदम खारिज करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि ये ऐसा ही हो जैसे इस सेंटेंस में कहा गया हो। आई होप कि आप तो समझ आ गया। ये लंबा सेंटेंस है बच्चों, और ये ध्यान रखना, ये पॉसिबिलिटी है ना आपका, ये सब्जेक्ट है, और इज़ हार्ड टू डिसमिस आउट ऑफ हैंड इसका प्रेडिकेट है। मैं एक बार इसको बना के बताता हूँ आपको, और ये इसका प्रेडिकेट है, ध्यान रखना। ये अलग, ये सेंटेंस है, बीच में एडिशनल बातें हैं। अब काय की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना आपका, तो वो अलग चीज़ है बीच में, लेकिन सेंटेंस एक्चुअली यही है, द पॉसिबिलिटी इज़ हार्ड टू डिसमिस आउट ऑफ हैंड। इसका मतलब इस संभावना को तुरंत हाथों हाथ खारिज करना संभव नहीं है। समझ आ गया आपके? तो बीच में लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी किस चीज़ की, कि उसकी मौत सरकारी तौर पे स्वीकृत हो बदले के रूप में। बदला काय के लिए? 8 पुलिस वालों को मारने के लिए जो उस टीम का हिस्सा थे, जो 3 जुलाई को उसको गिरफ्तार करने के लिए गए थे। अब तो समझ आ गया?
नाउ आई थिंक दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. तो आगे चलिए. लेखक कह रहा है विदाउट ए डाउट, रत्ती भर भी बिना शक के, इसको ऐसे तुम भी इस्तेमाल करो, विदाउट ए डाउट. दुबे's डेथ इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर वाइल ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली. दुबे की मौत एक एक्सचेंज ऑफ फायर में, ना फायर के गोलीबारी के आदान प्रदान में, जबकि वो ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली. फ्ली का सबको आता है मेरे ख्याल, बहुत बेसिक वर्ड है. फ्ली का मतलब भाग जाना तेजी से, तो रन अवे फास्ट. ठीक है. और फ्ली, फ्लैट, फ्लैट इसकी वर्ब की फॉर्म है. फ्ली, फ्लैट और फ्लैट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्लिंग. कोई वर्ब आती है तो उसको आपके फॉर्म लिखनी है आपने. ठीक है. आप आई सॉ सम पीपल फ्लिंग फ्रॉम देयर, मैंने कुछ लोगों वहाँ से भागते हुए देखा. तो सब का प्रयोग आपको आने चाहिए. ठीक है. द थीफ फ्लैट फ्रॉम देयर एज ही सॉ अ कॉप, जैसे उसने कॉप को देखा वहाँ से भाग गया. ठीक है. तो वो लिखकर कह रहा है कि बिना किसी शक के जो दुबे की मौत हुई एक्सचेंज ऑफ फायर में. एक्सचेंज ऑफ फायर मीन्स पुलिस वाले उसने पुलिस वाले फायर किया, तो पुलिस वाले ने उसके ऊपर वापस फायर किया. कब? वाइल ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली, जबकि वो भागने की कोशिश कर रहा था. आफ्टर द पुलिस व्हीकल, और ये कब हुआ? जब उसके बाद हुआ जिसमें पुलिस व्हीकल इन विच ही वॉज बीइंग टेकन मेट विथ एन एक्सीडेंट. जब पुलिस वाली गाड़ी जिसमें उसको ले जाया जा रहा था उसके साथ में एक एक्सीडेंट हो गया. मेट विथ एन एक्सीडेंट का होता है एक्सीडेंट होना. फ्रेज है टू मीट विथ एन एक्सीडेंट, टू मीट विथ एन एक्सीडेंट. ठीक है ना, यानी एक्सीडेंट होना. उसका एक्सीडेंट हुआ. इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर मैनी. कहता है ये भी बहुत ही सुविधा, कई लोगों के लिए बड़ा सुविधाजनक है ऐसा कहना. उसके कारण मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. आगे उसको क्लियर कर रखा उसने. ठीक है. एक्सट्रीमली कन्वीनियंट का होता है बहुत ही सुविधाजनक. सुविधाजनक हो गया, बोल दो गाड़ी पलट गई और वो भाग गया एक सिपाही की पिस्टल लेके खेतों में, और जो उसको सरेंडर करने के लिए बोला तो उसने किया नहीं. ठीक है. तो उसने वापस पुलिस पे गोली चलाई. उसकी अपने सेल्फ रक्षा में, आत्मरक्षा में पुलिस ने वापस गोली चलाई, जिसमें एक गोली उसके लग गई और वो मर गया. अब समझ आई आपका? तो कई लोगों के लिए बड़ा एक्सट्रीमली कन्वीनियंट होगा, ये सुविधाजनक होगा ऐसा बोलना. ठीक है. अभी लगाया सेमी कॉलन, ये दो और सेंटेंस से इससे कनेक्टेड है लेकिन बीच में आपका कोई है नहीं, कंजक्शन नहीं है. इट पुट्स अ लीड ऑन द सॉर्डिड टेल ऑफ वायलेंट हिज वायलेंट राइज टू पावर. ये बड़ा सुंदर आपका है, ये आपको समझना पड़ेगा. मैं इसको नीचे लेके आता हूँ. ठीक है. तो ऐसा लेखक कह रहा है कि ऐसा हुआ, ऐसे वो बता रहे हैं, ऑफिशियल वर्जन है ऐसा बता रहे हैं. लेकिन कई वो कह रहे हैं कि लोगों के लिए बड़ा सुविधाजनक ऐसा कहना, यानी ये कह दिया तो कई चीज़ों का छुटकारा हो जाएगा. तो उसमें से एक चीज़ ये है, इट पुट्स अ लिड. लिड का मतलब ढक्कन होता है. एंड सॉर्डिड का अर्थ होता है इमोरल. सॉर्डिड टेल, एक अनैतिक कहानी. अनैतिक कहानी का अर्थ हो गया कि ऐसी कहानी जिसमें उस आदमी ने नैतिकता की सारी हदें पार की हों. सॉर्डिड का अर्थ होता है अनैतिक. पुट ए लिड ऑन समथिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को कवर करना, तो कवर समथिंग. अब एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, इसके मीनिंग मैंने आपको कहा लिटरल और फिगरेटिव दोनों होते हैं. किसी पैन में कुछ उबल रहा था तो आपने किसी को कहा इस पर एक ढक्कन लगा दो, तभी कह सकते हो पुट ए लिड ऑन द पैन. कह सकते हो पुट अ लिड ऑन द पैन. ठीक है. इस पैन के ऊपर ढक्कन लगा दो. और कोई ख़राब चीज़ हो और लोगों को ना दिखे तो इसके मौत के कारण ऑथर ये कह रहा है कि इसकी वो कहानी जिससे वो इतना पावरफुल बना उसके ऊपर कवर हो गया है, ताकि लोगों को पता न लगे इसमें कौन कौन से लोग थे, कौन कौन क्या थे. ये तो सबको पता है कि बिना राजनीतिक आकाओं के और बिना दूसरे लोगों के जो प्रभावशाली लोग हैं उनके बिना समर्थन के ये इतना आगे नहीं बढ़ सकता था. इसमें राइज टू पावर बहुत पावरफुल था ये. अब समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है आपका? इसकी मौत का कारण क्या हुआ? ढक्कन लग गया. किस पे ढक्कन लग गया? कवर हो गया. कि उसकी जो इमोरल, और सॉर्डिड का अर्थ होता है इमोरल. सॉर्डिड का मतलब गंदा भी होता है, ध्यान रखना. इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट. बहुत ही गंदा. ठीक है. पीपल इन स्लम एरिया, द पीपल in this slum
मसलन के झुग्गी झोपड़ी एरिया आर लिविंग इन सॉर्डिड कंडीशंस। जो प्रयोग होते हैं मैं सब बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही गंदी अवस्था में यहाँ रहते हैं, ठीक है। और सॉर्डिड टेल का अर्थ हो गया बच्चों इमोरल, दूसरा इसका था इमोरल। सॉर्डिड टेल, टेल का मतलब कहानी, एक इमोरल कहानी है इसकी, इमोरल स्टोरी। अब एक गैंगस्टर की कहानी तो इमोरल ही होगी, अनैतिक ही होगी, जिसमें बहुत सारे उसने अनैतिक कार्य किए होंगे, लोगों को मारा होगा, पैसा लूटा होगा, ज़मीन दबाई होगी, ये उसकी कहानी है। और किस तरह से वायलेंट और हिंसा के साथ में वो पावर बहुत ऊंची पावरफुल बना। राइज टू पावर का अर्थ होता है पावर तक पहुंचना। वायलेंट इसलिए उस पावर की, शक्ति की, ताकत की जगह तक पहुंचने में उसने बहुत वायलेंस किया, कई लोगों की हत्या की होगी, 62 केस थे उसके ऊपर, एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने का जो इसका कहानी थी उसके ऊपर इसकी मौत से कवर बन गया। मौत नहीं होता, अगर इसकी मौत नहीं होती तो फिर लोगों को और क्या पता कोर्ट में या कहीं और सारी कहानियाँ बताता हूँ, ठीक है। आई समझे आपके। और विच वॉज नॉरिश बाई अ वाइडर, और इसको नॉरिश किसने किया? नॉरिश का तो था किसी को, ठीक है ना, आपका पनपाना, जो नॉरिशमेंट का अर्थ होता है, ठीक है ना, आपका आप किसी को कहते नहीं नॉरिश चाइल्ड है, देखो आपका, या ये मेल नॉरिश्ड है, कुपोषित है, इसको पोषण करना, पोषक तत्व देना, इसको पोषित किसने किया? तो ऑथर कह रहा है विच वॉज नॉरिश्ड बाई अ वाइडर, बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है, किसका? पैटर्न्स का। पैटर्न्स मतलब मदद करने वाले लोगों का। अब कहानी समझ आ गया आपको। इसकी मौत से उसकी जो एक अनैतिक कहानी है पावरफुल पोजीशन में पहुंचने की, और जिसको कई पैटर्न्स मतलब बड़े बड़े लोगों ने उसको पोषित किया, उसके ऊपर ढक्कन लग गया, वो कवर हो गया, अब कभी पता नहीं लगेगा, और उससे छुटकारा भी हो गया। सबको डर था कि ये पता नहीं किस किस का नाम लेगा, कि इन्हीं लोगों के साथ मेरे कनेक्शंस हैं। और आगे ऑथर लिख रहा है इंक्लूडिंग सम इन द पुलिस फोर्स, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो पुलिस फोर्स में थे। अभी आपकी फोटोमेटी आई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपने देखा होगा, उनके सब उनके खास आदमी थे ये, और छोटे मोटे रैंक के नहीं है, DIG रैंक के, बता रहा हूँ आपको। अब समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं आपको? हाँ। तो उसकी मौत से क्या हुआ कि उसकी जो कहानी थी, एक अनैतिक कहानी, ठीक ना, वायलेंस के जरिए पावरफुल स्थान तक पहुंचने की, उसके ऊपर कवर लग गया। और इसको किसने नॉरिश किया? इस बार नॉरिश बाई, नॉरिश मतलब पोषित किया, बाई अ वाइडर नेटवर्क ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब आपके जिन्होंने उसकी मदद की, और उनमें से कुछ आपके पुलिस फोर्स में भी थे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अ हार्डन क्रिमिनल, अ हार्डन क्रिमिनल का अर्थ होता है ऐसा क्रिमिनल जो संवेदनहीन बन गया हो, जिसकी संवेदनशीलता खत्म हो गई है, उसको कहते हैं हार्डन्ड क्रिमिनल। और होता क्या है एक्चुअली, क्रिमिनोलॉजी की स्टडी में बताया जाता है कि जो कोई क्रिमिनल बार बार कोई क्राइम करता है तो इतना हार्ड हो जाता है वो, ठीक है ना, आपका वो इनसेंसिटिव हो जाता है कि 2 साल के बच्चे की हत्या भी कर देगा पैसे के लिए। आप इनसेंसिटिव क्रिमिनल जिसको कहते हैं हार्डन। और हार्डन होता कैसा है? खूब सारे क्राइम करके 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 कोई पैसा देगा, 2 साल के बच्चे का गला रेत देगा वो, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि हार्डन क्रिमिनल क्या होता है, ठीक है। अ हार्डन क्रिमिनल हु हैड 62 केसेस अगेंस्ट हिम बिफोर हिज गैंग एलिजिडली। अब ऑथर भी एलिजिडली बोल रहा है क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो जो आपका पूरी तहकीकात तो पता लगेगा इसी ने किया था, हालांकि सबको पता है इसी ने किया है, ठीक है। तो भी ऑथर ने एलिजिडली का इस्तेमाल किया है। शॉट डेड 8 पुलिसमैन लास्ट वीक, ठीक है, ठीक है। तो वो कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि हार्डन क्रिमिनल था जिसके ऊपर 62 केसेस चल रहे थे, और जिसने, ठीक है आपका, जिसके गैंग ने, जो उसकी उस गैंग में खुद भी शामिल था, 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा था पिछले हफ्ते। वाज सपोजिटली, ऐसा माना जाता है, बीइंग ट्रांसपोर्टेड विदाउट हैंडकफ्स, ऐसा माना जाता है कि उसको विदाउट हैंडकफ्स जो है, ये सबसे बड़ी कमी इस रिपोर्ट में ये है। हैंडकफ्स का तो हथकड़ी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि ऐसा हार्डन क्रिमिनल लेके जाओ इधर उधर तो उसको हथकड़ी जरूर लगाओ। लेकिन शायद ऐसा हुआ होगा, हथकड़ी लगा दे तो भागता कैसे हो, लेकिन इनको तो भगाना था, भगा के फिर मारना था, तो उसके हथकड़ी नहीं लगी हुई थी। अब उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे पता नहीं है, और जस्टिफाई किसको करना है, केस उछलेगा तब होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। समझ आ गया आपका? जिसको ऐसा माना जा, सपोजिटली मीन्स ऐसा माना जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दो इधर से उधर लेके जाना, और उसमें विदाउट हैंड का, बिना हथकड़ों के,
गलत है ना ये, भाई कोई हार्ड क्रिमिनल है तो उसको तो आपको हथकंडा लगाना चाहिए था आप, लेकिन लगाते तो भागता कैसे हो, ठीक है। ही स्नैच का मतलब छीनना, स्नैच का मतलब छीनना। ही स्नैच्ड वेपन्स फ्रॉम दोज एस्कॉर्टिंग हिम, एस्कॉर्ट करता था साथ चलना, किसी को साथ लेके कहीं जाना, उसको कहते हैं एस्कॉर्ट हिम, ठीक है आपका, ठीक है। तो उनसे उसने वेपन छीन लिए जब उनकी गाड़ी पलटी। अकॉर्डिंग टू द पुलिस वर्सन ऑफ द इंसिडेंट, पुलिस का जो वर्सन है, वर्सन मतलब रूप है इंसिडेंट का, घटना का, उसके मुताबिक ऐसा हुआ, ठीक है। कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसको बिना हैंडकफ लगाए, हथकड़े लगाए ले जाया जा रहा था, और जो एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी पलटी, हाल लिखा नहीं है गाड़ी पलटी, लेकिन ऐसा ही हुआ। तो उसने आपके पुलिस वालों के वेपन छीने और भाग गया, जो उनको उसको एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑथर कह रहा है कि ये बड़ी अविश्वसनीय सी बात लग रही है, तो ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने, क्या पहले से पूरी योजना थी। एनीवे, इंडीड देयर इज़ नो मोर देन अ सेल्फ इंडाइटमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस। इससे तो जो पुलिस का बयान है वो खुद के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही है। इंडाइट का अर्थ होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना, इसको प्रोनाउंस करना है इंडाइट, ठीक है। ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है टू एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, ठीक है, टू लेवल एलिगेशन, किसी के खिलाफ एलिगेशन लगाना, है ना, उसके ऊपर आरोप लगाना। और इंडाइटमेंट का अर्थ होता है एक्यूजेशन, और सेल्फ इंडाइटमेंट का अर्थ हो गया तुम खुद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो अब समझ आया क्यों कह रहा है ऐसा ऑथर। ये सब पढ़ के हमको समझ आना चाहिए। अगर आपने हैंडकफ नहीं लगाया तो आप तो अपने ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आपने क्यों लगाया, लगाना चाहिए था। आपको पता है हार्डन क्रिमिनल है, माना हुआ है, 62 केस पहले से चल रहे हैं, आपको हथकड़ी क्यों लगाई। लेकिन हथकड़ी लगा देते तो फिर वो भागता कैसे, है ना। हुज कंडक्ट हैज़ रेज्ड फार टू मैनी क्वेश्चंस इन द रिसेंट, जिसके कंडक्ट ने, जिसके व्यवहार ने बहुत सारे सवाल पैदा किए थे रिसेंट पास्ट में, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल गुंडा था, ठीक है। आप समझ आ गया आपके। देयर इज़ नो गुड एक्सप्लेनेशन फॉर ड्राइविंग सच ए सस्पेक्ट थ्रू द नाइट। अब इसमें क्या वो ऑथर कह रहा है कि यार 600 किलोमीटर उज्जैन से मध्य प्रदेश उसको लेके जाना बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब ये कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं, स्पष्टीकरण नहीं है, नो गुड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वेयर ही वॉज अरेस्टेड ऑन थर्सडे, जहाँ उसको अरेस्ट किया गया, रात को उसको लेके आ रहे हो, ठीक है। द ब्रूटल लास्ट एपिसोड, ब्रूटल का मतलब क्या कहेंगे, नृशंस, है ना, पाशविक जो घटना हुई थी दुबई की सीरियल क्राइम्स की, शुड बी नो डिफेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको मारा है तो ये नहीं कहना कि इसने इतने सारे लोगों को मारा इसलिए ये ऐसा किया गया, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मतलब कानूनी दृष्टि से उचित नहीं होगा, सभ्य समाज में उचित नहीं होगा। शुड बी नो डिफेंस। अगर ये शूटिंग टर्न्स आउट टू बी, अगर ये निकलती है कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, अब ये हमको समझना पड़ेगा। एक तो फ्रेज समझना है, टर्न्स आउट टू बी। टर्न आउट का अर्थ होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ के रूप में निकलना, जबकि उसको कुछ और समझा जा रहा था, टर्न आउट टू बी। ये जो घटना हुई जिसमें उसे भागा और बाद में पता लग गया इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तो फिर क्या करोगे आप। पहले इसका आपको अर्थ बताता हूँ टर्न आउट टू बी का, ठीक है। बड़ा सुंदर फ्रेज है ये। आपके किचन में रात को शोर हुआ तो आपने कहा पक्का बिल्ली आ गई है, ठीक है। बिल्ली आ गया या कोई चोर आ गया, आपने ऐसे सोचा। तो आप धीरे से दबे पाँव किचन में गए और एक हाथ में एक डंडा लेके, ठीक है। तो आपने कहा ये तो बिल्ली निकली जो एक चूहे को चेज कर रही थी, ठीक है ना। तो आप कैसे कहोगे, आप कहोगे इट टर्न आउट टू बी, पास्ट टेंस का है इसलिए टर्न आउट हो गया। इट टर्न आउट टू बी अ कैट चेजिंग अ रैट, ये तो बिल्ली निकली, ठीक है। किसी ने कहा कि हमको किचन में आवाज़ हुई और हमने सोचा कि चोर आ गया, बिल्ली आ गई, लेकिन ये तो पापा निकले, आइसक्रीम खा रहे थे अंधेरे में। तो मैं क्या कहूँगा, इट टर्न आउट टू बी पापा, ठीक है, आपका ईटिंग आइसक्रीम इन द किचन इन द डार्कनेस। बेचारों को डायबिटीज़ होगी तो खाने देता नहीं, रात को वो खाया उन्होंने। तो टर्न आउट टू बी का अर्थ होता है इस रूप में निकलना, उस रूप में निकलना जो पहले आपने अपेक्षा नहीं की थी। जैसे मैं अगर मैं आपको कहूँ मैंने सोचा ये आदमी तो ईमानदार है, आई थॉट ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, बट लगा दिया तो कंट्रास्ट ही आएगा, पहले कहेगी बात की उलट बात ही आएगी। बट का ये तो अर्थ होता है, बट ही टर्न्ड आउट टू बी
आउट टू बी, ठीक है ना, डिसऑनेस्ट, लेकिन वो तो बेईमान निकला। अब तो समझ आ गया आपको, मैंने सोचा शायद वो ईमानदार आदमी है, लेकिन वो तो बेईमान निकला, बट ही टर्न आउट टू बी डिसऑनेस्ट। तो ऐसा ना हो कि बाद में ये एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग निकले। अब ये आपने समझना है कि क्या होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तभी तो बच्चों बता रहा हूँ, ये पढ़ोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ग्रामर थोड़ी सिखाएगी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होती है। किलिंग का मतलब किसी व्यक्ति का हत्या, मारा जाना उसका। एक्स्ट्रा जुडिशियल का अर्थ होता है कि जो कानून के दायरे में नहीं है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा, बाहर, ठीक है। इसका अर्थ होता है आउटसाइड द रियलम ऑफ, ठीक है, लॉ, ये इसका मीनिंग है, कानून के दायरे से बाहर। नहीं समझे आपका? आई होप कि समझ आ गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का अर्थ होता है किलिंग, आगे लिख दो ऐसे, अ किलिंग विच इज आउटसाइड द रियलम, रियलम मतलब दायरा होता है, ठीक है, रियलम मीन्स दायरा, ठीक है, ऑफ लॉ, जो कानून के दायरे से बाहर है। कानून के दायरे में रह के मौत कैसे होती है? या तो आप किसी की रक्षा कर रहे हो और आपने डिफेंस में गोली चलाई, सामने वाला मर गया, बिल्कुल ठीक है वो, तो ऐसा अगर हुआ है तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं कहलाएगी। और दूसरा, कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दे दी और उसको फांसी पे लटका के मार दिया गया, तो ये भी आपके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं कहलाएगी। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है ऐसी किलिंग, ऐसी आपकी हत्या, किसी आदमी के ऐसे इस रूप में मारा जाना कि जो कानून के दायरे के बाहर हो। आई होप कि मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो लेखक ये कह रहा है कि अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग निकलती है, अगर ये ऐसी हत्या है जो कानून के दायरे में नहीं थी, तो ये कहना ये इसलिए किया गया क्योंकि उसने सीरियल क्राइम्स किए, बार बार एक के बाद एक कई क्राइम किए, तो ये कोई डिफेंस नहीं होगा, वो उनकी प्रतिरक्षा की बात नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसको कानून रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसने एक बहुत भयंकर कांड किया, ब्रूटल लास्ट एपिसोड, और सीरीज इसलिए कह रहे हैं उसको 4 आदमी मार डाला, लेकिन वो अच्छा डिफेंस नहीं माना जाएगा, ये ऑथर कह रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पैरा में आइए, एनी डिमांड ऑफ प्रोबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पुलिस एंड मिलिट्री इज ऑफन कंटेस्टेड on the supposed ground that it emerges from a support for criminals, terrorists, enemies of the state by influential political and public figures। इसने लंबा है, तो आपको समझने की जरूरत है। पहले समझाता हूँ, फिर इसके एक एक शब्द को समझाता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसी कोई डिमांड उठती है पुलिस और आर्मी के बारे में, ठीक है, तो इसका जो यहाँ कंटेस्ट का मतलब यहाँ प्रतिरोध है या विरोध है, इसका इस आधार पर, सपोजिट माने हुए आधार पर, ऐसा मान लेते हैं, इस आधार पर किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं, जो इसकी डिमांड कर रहे हैं, इसकी, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी और प्रोबिटी की, ये लोग क्रिमिनल्स का, टेररिस्ट का और स्टेट के एनिमीज़ का, ठीक है, आपका उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हमेशा अपने देश में ऐसा कल्चर बन गया है। अरे वो कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं मर गया अच्छा है, लेकिन एक कानून रूप से मरता तो बढ़िया था। अगर आपकी कहानी ठीक है तो ठीक है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग अगर समाज में होती है तो अच्छी बात नहीं होती है वो। तो उसने उदाहरण दिए हैं कि ऐसी घटनाओं से क्या फ़र्क पड़ता है आपका। पुलिस वाले एम्बोल्डन हो जाते हैं, फिर अपने हाथ में ही कानून ले लेते हैं। अगर ऐसा हर जगह होना शुरू हो जाएगा तो समाज तो ख़त्म हो जाएगा। आप एनीवे ये समझा रखा उसने। अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ ना। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसको समझो। आपको एक बड़े बच्चों प्रोब, ठीक है, प्रोब नाउन और वर्ब दोनों हैं, तो डिटेल में अगर पढ़ाया जाए तो कितना कुछ आदमी सीख सकता है। मैं तो इससे हतप्रद हूँ, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। पहले मैं करता भी नहीं था, ये अब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कि कोई बच्चा अगर लगातार करता रहेगा तो सब कुछ उसको आ जाएगा, हर चीज़ इंग्लिश में आ जाएगी ना। प्रोब का मतलब खोज भी होता है, इंक्वायरी भी होता है, इंक्वायरी करना भी होता है। इसका मीनिंग इंक्वायरी भी है और इंक्वायर भी है। और ये भी चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, मैंने EN वाला नहीं लगाया इंक्वायरी। ये इंक्वायरी आपकी आम इंक्वायरी है, जो जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो, गाड़ियों की इंक्वायरी करते हो ना, आपका ये इंक्वायरी एक तो ये होती है, और एक इंक्वायरी गहन होती है, गहरी। उसके लिए उसको फिर आई से लिखना आपने, ठीक है। और इसका इंक्वायर का सिंपल इंक्वायर करना, आई वेंट टू द स्टेशन टू इंक्वायर अबाउट दिस ट्रेन्स अराइवल। तो वो इंक्वायर आपकी जो हल्की फुल्की
जहाँ क्या कहते हैं उसकी पूछताछ है उसके लिए ई लगाना, गहरी पूछताछ के लिए आयन लगाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक पुलिस वाला आपके बारे में कोई पूछताछ कर रहा था तो ये थोड़ी कहोगे आपका, ध्यान रखना, द पुलिस मैन वॉज इंक्वायरिंग अबाउट यू, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पुलिस वाला खोज तो गहरी खोजबीन करेगा, तो यहाँ पर आपको आई वाला वर्ड लगाना पड़ेगा, आई। पुलिस मैन वॉज इंक्वायरिंग अबाउट यू, ठीक है। तो प्रोब का अर्थ होता है इंक्वायरी भी और इंक्वायर भी, नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ द गवर्नमेंट हैज़, अब ये नाउन हो गया, देखो आप, गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड, हो सकता है इस घटना में एक प्रोब यानी जांच जो है आपका की जाए सरकारी, लेकिन उसकी भी खाना पूर्ति हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं आपका, ठीक है ना। सब आपके हाथों में पावर है, तो आप कैसे न कैसे कर सकते हो। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू दिस इंसिडेंट, ये समझ आ गया नहीं आया आपको? तो सरकार ने इस घटना की एक जांच बिठाई है, जांच का आदेश दिया है, ठीक है। तो प्रोब क्या हो गया, उसमें नाउन हो गया, प्रोब, इसके आगे आर्टिकल लगाया मैंने, डिटरमिनेंट लगाया, तो नाउन हो गया ना बच्चों, ठीक है। एंड इफ आई से द CBI इज प्रोबिंग दिस इंसिडेंट, ये वर्ब हो गया। आप मैंने इसको बता दिया। अब प्रोबिटी के दो अर्थ हो जाते हैं, एक तो आपकी जांच हो गई, इंक्वायरी, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जब बात आती है प्रोबिटी, और प्रोबिटी का एक मीनिंग और हो जाता है एप्रोप्रिएटनेस, ये भी ध्यान रखना आप। अब जिस चीज़ की जांच होगी ठीक निकल के, तो वो तो सही होगी ना आपका, ये सेंस है। प्रोबिटी का अर्थ इसलिए ऑनेस्टी भी होता है। ऑनेस्टी वो होती है जिसमें छुपाने की कोई चीज़ नहीं है, जांच में सबको सामने आ गया तो ऑनेस्टी हो गई। रेक्टिट्यूड, अपराइटनेस, बड़े सुंदर वर्ड हैं ये, ठीक है। अपराइटनेस, अपने एकदम बिल्कुल शानदार, जिसमें कोई बेईमानी वगैरह ना हो। अगर मैं किसी की तारीफ़ करूं कि आदमी बहुत ईमानदार है, तो मैं कहूँ ही इज़ अ मैन ऑफ सो एंड सो। अब इनमें से जो मर्जी लगा दो आप। एप्रोप्रिएटनेस के अलावा ध्यान रखना, इज़ अ मैन ऑफ ऑनेस्टी, रेक्टिट्यूड, अपराइटनेस या प्रोबिटी। इज़ अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो गलत समझ जाओगे आप। इज़ अ मैन ऑफ प्रॉबिटी, इज़ अ मैन ऑफ रेक्टिट्यूड, इज़ अ मैन ऑफ अपराइटनेस, ठीक है ना आपको। तो ये प्रॉबिटी हो गया। एंड अकाउंटेबिलिटी का तो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं ये। तो ऑथर कह रहा है कभी भी अगर जिम्मेदारी फिक्स करने और जांच की बात आएगी, जांच की, ठीक है, आती है पुलिस और मिलिट्री के अंदर कभी भी, ठीक है ना, तो इसका विरोध, कंटेस्ट का यहाँ पर विरोध करना है इस ग्राउंड पर, इस ऐसे मान लिया जाता है कि ये इन क्रिमिनल्स की, टेररिस्ट और जो स्टेट के एनिमीज़ हैं उनके सपोर्ट के रूप में आ रहा है। इमर्ज का तो सामने आना, इमर्ज का अर्थ होता है सामने आना, टू कम अप या टू कम, ठीक है ना, कम अप, लेकिन दूसरे संदर्भ मत समझना इसको, कमर्ज आप, ठीक है। इफ आई से ही इज़ इमर्जिंग एज, ही इज़ इमर्जिंग, उभरना, जिसे कहते हैं ना उभरना, हिंदी में लिखना उभरना, ये कम अप के और भी अर्थ निकलते हैं। ही इज़ इमर्जिंग एज अ वेरी गुड प्लेयर, तो बहुत अच्छे प्लेयर के रूप में उभर रहा है। इंडिया इज़ इमर्जिंग एज ए रीजनल पावर, इमर्ज मतलब उभरना होता है। इंडिया इज़ इमर्जिंग यानी कमिंग अप एज, इंडिया इज़ इमर्जिंग या कमिंग अप एज अ रीजनल पावर, इंडिया रीजनल पावर के रूप में उभर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और ये कहाँ से उभरता है, उभर के निकलता है, तो वो ऐसा लोग मानते हैं कि भाई ये जो है, ठीक है ना, जो लोग इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल और पब्लिक फिगर्स हैं, ये लोग एक्चुअली इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को, एनिमीज़ को, ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं वो। अब समझ आ गया आपके? तो इसलिए जब भी कोई सवाल उठती है तो वो लोग निंदा करना शुरू करते हो, तुम लोग क्या पाकिस्तानी हो, तुम लोग पाकिस्तानी के, अरे पाकिस्तान के नहीं कर रहे हैं हम, तो ये कह रहे हैं कि जो एक्शन हुआ है वो सही है या नहीं है। तुम चाइना के साथ हो, तुम इस टेररिस्ट के साथ में सवाल पूछने नहीं चाहिए आपको, मर गया काम खत्म हो गया। लेकिन समाज तो सवाल तो पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऑथर आगे कह रहा है कि देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट क्राइम सच एज दोज दुबे वाज इन्वॉल्व इन, ऐसे क्राइम जो जैसे दुबे जैसा आदमी जिसमें शरीक था, इन्वॉल्व में शरीक था, मस्ट बी मेट विथ एग्जाम्पलरी, इसमें कोई सवाल नहीं है, बी मेट विथ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का होता है, उसको बिल्कुल उचित सज़ा मिलनी चाहिए।
ये बहुत अच्छा फ्रेज है। बी मैट विथ एग्जेम्पलरी का होता है उदाहरणीय, उदाहरण देने योग्य, यानी तगड़ी जोरदार सज़ा मिलनी चाहिए, देयर इज़ नो, उसमें कुछ सवाल नहीं है, ठीक है। लेकिन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गिल्ट, एस्टेब्लिश साबित करना, स्थापित करना, अपराध साबित करना, एंड पनिशमेंट देना, एग्जीक्यूटिव पनिशमेंट का पनिशमेंट देना इज़ नॉट एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस का अनइम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था है, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आप। तो ऑथर ये कह रहा है कि भाई ऐसे आदमी, दुबे जैसा आदमी जो इतने बड़े क्राइम्स में शामिल था, उसको एक उदाहरण देने योग्य यानी शानदार पनिशमेंट दी जाए, सख्त पनिशमेंट दी जाए, वो बिल्कुल ठीक है, वो देनी चाहिए। लेकिन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है किस चीज़ की, गिल्ट, किसी का गिल्ट साबित करने का, उसको एस्टेब्लिश करने का, और पनिशमेंट देना, एग्जीक्यूट पनिशमेंट का, तो पनिशमेंट देना। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये वाकई एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया है फिर तो वो उचित है, वो तो एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं है। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ है तो फिर ये गलत है, ठीक है ना। द पुलिस कैन नॉट एग्जीक्यूट पनिशमेंट, पुलिस का काम होता है किसका, इन्वेस्टिगेशन का। पनिशमेंट का देने का हक आपका केवल कोर्ट का होता है, ये आपने समझना है। इसका पूरा फ्रेज बना के लिख सकते हो, इसका आगे टू लगा दो, हो गया। टू एग्जीक्यूट पनिशमेंट करता है, टू गिव पनिशमेंट। अगर पुलिस ही जब देना शुरू कर देगी तो फिर न्यायालय बंद करने पड़ेंगे, अब पुलिस किसको देगी, भगवान मालिक है, ध्यान रखना आप। तो ऑथर का कहने का मतलब ये है कि इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं समाज में वो इसके ऊपर सवाल भी उठाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ जस्टिस का अर्थ होता है, जस्टिस का कोई अनइम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बड़ा शानदार है। इसका अर्थ है नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस का कोई, ठीक है ना, आपका अनइम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि महत्वहीन हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना आप, क्योंकि पनिशमेंट जो है जस्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इट्स इंटेग्रल सोल है, वो जुडिशियल सिस्टम की आत्मा है। इंटेग्रल का अर्थ होता है अखंड, ठीक है। सोल का मतलब आत्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का अर्थ ये हो गया कि पुलिस का काम पुलिस करे और सज़ा देने का काम कानून का होता है, लॉ का होता है, जुडिशरी का होता है, तो वो करेगी। पुलिस थोड़ी सज़ा देगी, पुलिस अगर सज़ा देने से तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। समझ आगे आपके नहीं आया। तो ये जो एग्जीक्यूटिव पनिशमेंट देने का कार्य है, ये जस्टिस का महत्वहीन काम नहीं है। महत्वहीन है तो कोई भी कर ले, नहीं, ये जस्ट जुडिशियल सिस्टम ही करेगा, क्योंकि ये इसका इंटेग्रल सोल है, इसके आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। इंटेग्रल का तो अभिन्न, इसमें कहते हैं कश्मीर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कश्मीर अब तो हमारे हिस्सा है, अब तो इसको कहो पीओके भी हमारा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन, ये कहेंगे हम इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कई लोगों की मिर्ची लगेगी, वो अलग बात है, चाइना के, पाकिस्तान के। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ, पीओके हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल, दैट्स राइट। इसलिए ट्रायल बड़ी फेयर होनी चाहिए, होती नहीं, अलग बात है ना। फेयर का मतलब बिल्कुल उचित, न्यायोचित। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। ट्रायल तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी डिस्पेंस विद इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई क्राइज फॉर वेंजेंस। क्राइज फॉर वेंजेंस का अर्थ होता है बदले की आवाज़। उस बदले की आवाज़ जो उठ रही है उसको शांत करने के लिए हम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल को छोड़ नहीं सकते। इसमें एक तो फ्रेज आया बच्चों, इसको समझो अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। इसमें बहुत कुछ चीज़ें समझने और समझाने की हैं, ठीक है। एक फ्रेज है बी डिस्पेंस विथ, इसका तो है टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, ठीक है ना। पहले कोई ऑफिस में जब लोग आते थे ना, तो अटेंडेंस रजिस्टर में साइन किया करते थे। नया बॉस आया, उसने कहा यार कार्मिकों पे इतना विश्वास नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो ऐसा लग रहा है जेल है, सब आपकी हाजिर लगाओ। तो आई डिस्पेंस विद द सिस्टम ऑफ साइनिंग द अटेंडेंस रजिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, अटेंडेंस रजिस्टर को साइन करने का जो सिस्टम था
वो मैंने समाप्त कर दिया है। अब समझ आ गया, डिस्पेंस में टू गेट रिड ऑफ, टू पुट एन एंड टू समथिंग, लेकिन इसका मीनिंग आपका लिमिटेड है। पुट एन एंड टू तो कहीं भी लगा सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो बॉस ने क्या, किसने कहा सर आज के रजिस्टर साइन नहीं करा रहे आप, तो उसने कहा नहीं, आई हैव डिस्पेंस विथ द सिस्टम ऑफ साइनिंग द अटेंडेंस रजिस्टर। तो अटेंडेंस रजिस्टर को साइन करने का जो आपका सिस्टम था वो मैंने समाप्त कर दिया है, अब हम नहीं करते हैं। अब आप समझ आ गया आपका डिस्पेंस वेस्ट, ठीक है। कल समझ लो कि अगर आपका सरकार कह दे कि भाई इनकम टैक्स से कट जाएगा, कि वो सब आपका ऑफ नेट पे होता है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ डिस्पेंस विद द सिस्टम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, आप बोल सकते हैं उसको आराम से आप, ठीक है। अब इसको समझो आपका ना, इसको एक एक टुकड़ों पहले समझो आप। सेटिस्फाइंग, संतोष करना। क्राइज ऑफ वेंजेंस का अर्थ क्या हुआ, डिमांड ऑफ वेंजेंस। क्राइज ऑफ वेंजेंस का अर्थ होता है डिमांड फॉर वेंजेंस। वेंजेंस मतलब बदला, रिटेलिएशन, रिवेंज। तो बदला लेने की जो मांग उठ रही थी उसको शांत करने के लिए, ठीक है ना, आपका फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल, ट्रायल का मतलब मुकदमा, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। आप भले कितनी ज़बरदस्त मांग हो, कितना खतरनाक उसने काम कर दिया हो, ट्रायल तो होगी। और ट्रायल कैसे होनी चाहिए, फेयर और ट्रांसपेरेंट। आई होप कि आप ये समझ आ गया। आप भाई मांग उठ रही थी बदले की, इसने 8 मारे हैं तो फटाफट इसके पूरा गैंग और उसको समाप्त कर दो, वो ठीक है। लेकिन वो कह रहा है ये क्राइज ऑफ वेंजेंस है, ठीक है ना। आप इसके लिए हम इस सिस्टम को तो समाप्त नहीं कर सकते ना। अब तो समझ आ गया आपके, तो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब एकदम पारदर्शी, फेयर का मतलब उचित, न्यायोचित, न्याय की दृष्टि से उचित हो, ठीक है ना। तो वो कह रहा, ऑथर कह रहा है कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर आगे देखिए आप, सोशल सैंक्शन ऑफ इंस्टेंट जस्टिस। मैं इसको नीचे लेके आपको समझाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझने की इसमें। सोशल सैंक्शन, सैंक्शन मतलब अनुमति। इंस्टेंट जस्टिस, तुरंत फुरत में की गई जस्टिस की कार्रवाई, पकड़ा और ठोका, ये इंस्टेंट जस्टिस है। और इसकी अगर सोशल सैंक्शन मिलती है, ठीक है आपका, ठीक है, तो ये गड़बड़ है। अब समझ आ गया आपके, सोशल सैंक्शन ऑफ इंस्टेंट जस्टिस, तुरंत फुरंत जस्टिस, न्याय। और उसको अगर सोशल सैंक्शन मिलती है बाय स्टेट एजेंट्स, और स्टेट एजेंट का काम क्या है, कानून की रक्षा करना, तो वो खुद ही ऐसे जस्टिस कर रहे हैं। माइट हैव लीच्ड, यहाँ लीच का मतलब पहुँचना है, वर्ड ठीक है ना, लीच है, माइट हैव, और ये धीरे धीरे रिस्क के जाता है। माइट हैव लीच्ड इनटू इंस्टीट्यूशन, इसका अर्थ है कि लगता है कि ये जो आपका नागरिक अनुमति है इंस्टेंट जस्टिस की, कि किसने इतना अपराध किया, कोई इस केस में छोड़ो, ठोक दो, ठीक है ना। आप ये लगता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में घुस गया है। अब समझ आ गया आपके, ठीक है। और ये कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, ये इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, दैट आर मैंडेट टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ। ये फ्रेज लिखो, इसको बड़ा शानदार है ये, और आर को भी शामिल करो ताकि मैं इसका फ्रेज आपको बना के लिख सकूं। एक एक शब्द को समझना बच्चों, इसका फ्रेज बनता है, मैं आर की जगह बी लिख दूंगा, तो टेंस के मुताबिक आप फॉर्म चेंज कर देना आपको, ठीक है ना। बी मैंडेटेड टू इन्फोर्स द लॉ का अर्थ हो गया उनके पास में, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को लागू करने का आदेश है, पावर है, ठीक है ना। मैंडेट का अर्थ होता है जनादेश, और जनादेश कैसे है, आप कहोगे जनादेश कैसे हो गए, जनादेश रूप में नहीं। जनादेश कैसे बनता है कि हम लोगों को चुनाव करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर पार्लियामेंट में 2 पार्ट हैं, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, फिर कोई कानून बनाया जाता है, उस कानून के तहत फिर पुलिस वालों को, आर्मी को, दूसरे डिपार्टमेंट को पावर दी जाती है कि उनको रूल ऑफ लॉ, कानून का जो आपका व्यवस्था है, ठीक है ना, आपका कानून का शासन है, उसको इन्फोर्स करना है, उसको लागू करना है। तो पुलिस इज़ मैंडेटेड टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर फिर अपनी जुडिशरी आती है। अगर कोई अपराध करता है तो उसकी ट्रायल होगी, क्योंकि हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जिसने कोई, जो आपको एक्यूज्ड हो, जो आपका आरोपी हो, वो गिल्टी तब तक नहीं माना जाता जब तक उसका दोष, ठीक है ना, आपका बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाता है।
तो कानून बने हुए हैं ना ऐसे आपका, तो ऐसे सोशल सैंक्शन मिल जाएंगे कि किसने किया ठोको, ट्रायल छोड़ो, आपका ठोक दो, तो रूल ऑफ लॉ कैसे होगा? आप अब समझ आ गया आपके कि नहीं? मैंडेट का अर्थ होता है जनादेश, ना, जनादेश समझते हो, जन आदेश, मैंडेट, ये नाउन भी है वो भी है, ठीक है। बीजेपी दावी लगा सकते हो, द बीजेपी गॉट द मैंडेट टू रन द कंट्री, देश चलाने का उसको जनादेश मिला, ठीक है ना। तो ये आपका द मैंडेट, इसमें आपका नाउन हो गया आपका, ठीक है। एंड द पुलिस इज मैंडेटेड, यानी पुलिस को जनादेश है, ठीक है आपका, टू इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ, कानून को, ठीक है, लागू करना, उसके लिए उसके पास में मैंडेट है, पावर है। द पुलिस इज मैंडेटेड टू इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ तो तब होगा जो किताबों के मुताबिक हो, ऐसा तो नहीं होगा कि इंस्टेंट जस्टिस दे दिया, इंस्टेंट जस्टिस, पकड़ा ठोका आपका, फिर आपका पुलिस गलत काम करना शुरू कर देगी, फिर क्या होगा? अब आपको समझ आ गया। सोशल सैंक्शन का तो होता है जन स्वीकृति, इंस्टेंट जस्टिस के लिए लगता है सोशल में जनता की स्वीकृति मिल गई है, ये कुछ इंस्टीट्यूट में चला गया है, घुस गई है, रीच इनटू हो गई है, अंदर चली गई है, कि जिनको कानून का जो आपका रूल है, शासन है, उसको लागू करने का आदेश है। मैंडेट का तो होता है वो आदेश जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, रूल से बंधा हुआ है, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा। लास्ट ईयर व्हेन द साइबराबाद पुलिस शॉट डेड 4 पीपल एक्यूज्ड इन अ केस ऑफ गैंग रेप एंड मर्डर, ये तो आपको याद होगा, एक सड़क का पुल था, उसके पास में, जैसे मैंने भी देखी थी, तो वहाँ पर उन्होंने चार को ठोक दिया। 4 वो थे जिन्होंने एक लड़की, पता नहीं कौन थी, नाबालिग था बालिग जो भी है, मुझे याद नहीं है अभी, तो उसका रेप किया और मर्डर कर दिया, ठीक है। तो वहाँ बड़ा रोष था लोगों में, तो वहाँ की पुलिस ने क्या किया, उनको जंगल में ले जाके इनकाउंटर कर दिया। हालांकि वो सब चुप हो गए, क्योंकि मुद्दा ऐसे ही था और जनता का बड़ा रोष था, और लोगों ने, पीपल सेलिब्रेटेड इन द स्ट्रीट्स, और लोगों ने उनके मारे जाने के बाद में फिर जश्न मनाया सड़कों पर, गलियों में। अब समझ आया? तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लोगों के इसमें आपको सैंक्शन थी, सोशल सैंक्शन मिल गई उनको करने की, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इस मुद्दे पर, ये मुद्दा उठा भी, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और कोर्ट्स ने और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने शोन अ लीनियंट अप्रोच इन सच केसेस, इन केसों में उन्होंने बहुत ही एक नरम रुख अपनाया। तो ये फ्रेज है आपको, इसको इस्तेमाल करो। तो कुछ हद तक तो ये भी हो गए कि उन्होंने भी मान लिया, ये फ्रेज बनता है टू शो अ लीनियंट का मतलब सख्त नहीं, नर्म, अप्रोच का मतलब रुख, तरीका, इन सच केसेस। और ऐसे केसेस में कोर्ट ने और जो ह्यूमन राइट कमीशन है, मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जो बना हुआ है, उन्होंने इसमें बड़ा नम्र रुख अपनाया, और आगे कुछ इसमें कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा छोड़ो यार, ठीक ही हुआ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे फिर क्या है कि अंदर घुस जाता है समाज के अंदर। इसमें आया, अब तो समय आ गया। तो ये केस याद करना आपने सब ने देखा होगा, और इसके विजुअल्स भी आए थे कि किस तरह से साइबराबाद में उन्होंने 4 लोगों को ठोक दिया। ये भाग रहे, हम ले जा रहे थे, भागने की कोशिश की और पुलिस का हथियार लेके मिल गया, हमने इसको ठोक दिया। पुलिस ऐसे बनाती है इनकाउंटर का केस, ठीक है। और टू शो अ लीनियंट अप्रोच, तो बहुत ही नर्म रुख अपनाना, ये इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। गोटिंग द पुलिस ऑन, देखो ऑन टू मत बोलना साथ में बच्चों, इसलिए वॉइस का मॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोटिंग द पुलिस ऑन टू डिलीवर, ये टू डिलीवर का हिस्सा है, तो इसको ऑन टू मत बोलना। मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ आ रही है, क्योंकि ये फ्रेज है गोट समबडी ऑन अलग है, और उसका उद्देश्य ये है टू डिलीवर इंस्टेंट जस्टिस। ये कह रहा हूँ आपको, एक बार नीचे लेके आता हूँ। माय गॉड, इस छोटे से पैराग्राफ में कितना चीज़ सीखने के लिए, देखिए गौर से आप। वॉइस मॉड्यूलेशन भी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गोटिंग द पुलिस ऑन, ये अलग टुकड़ा है, ये यूनिट है भाषा की। ऑन तक ये एक यूनिट है, और ये दूसरी यूनिट है टू डिलीवर। इन्फिनिट लगाया ना आपने, टू इन्फिनिटिव,
तो ये आपका पर्पस शो कर रहा है पुलिस को गो डाउन करने का। पहले मैं आपको गो डाउन का मीनिंग बताता हूँ आपका। गो डाउन, टू गोड समबडी ऑन, ये फ्रेज बनता है, ठीक है। इसका अर्थ है किसी को प्रेरित करना, ठीक है ना, उसको एनकरेज करना। इसका मीनिंग होता है टू एनकरेज समबडी। अच्छे बुरे दोनों सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, ठीक है। टू एनकरेज समबडी, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ठीक है, एक शादी हो गई तो वाइफ पढ़ी लिखी थी, हस्बैंड ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो कहा कि हिज वाइफ गोडेड हिम ऑन, हिज वाइफ गोडेड हिम ऑन, ठीक है। एंड ही डिड हिज ग्रेजुएशन, और उसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली। वाइफ ने उसको एनकरेज किया और उसने ग्रेजुएशन कर ली। गोड ऑन, गोड समबडी ऑन। तीसरे बोलते समय ऐसे बोलना, गोडिंग द पुलिस ऑन टू डिलीवर इंस्टेंट जस्टिस, ठीक है। तो पुलिस को इंस्टेंट जस्टिस, समझ गए बच्चों, किसने किया कुछ और ठोक दो, ये इसको कहते हैं इंस्टेंट में, तुरंत फुरत में की गई जस्ट की कार्रवाई। लेकिन जस्टिस की कार्रवाई नहीं है, जस्टिस आना चाहिए कोर्ट से, जानना। पुलिस जस्टिस नहीं कर सकती, पुलिस का काम केवल तहकीकात करना होता है, तो जो उसका काम है वो करे आपका। लेकिन क्या है, लोग उसको एनकरेज करते हैं, समाज इनकरेज करता है, नहीं ठोक दो, ठीक ठोक दिया, ठीक है, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। फिर आपकी कानून व्यवस्था के क्या काम हो गया। गोडिंग द पुलिस, अब समझ आगे बच्चों, अब समझो उसको, देखो गोडिंग द पुलिस ऑन यानी पुलिस को एनकरेज करना, काहे के लिए, टू डिलीवर इंस्टेंट जस्टिस। इंस्टेंट जस्टिस डिलीवर करने का मतलब देना, और इवन टॉलरेटिंग सच बिहेवियर, और बल्कि इस ऐसे बिहेवियर को टॉलरेट करना, सहन करना, क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्यूनिटी, दैट्स राइट। और ये एक शानदार कोलोकेशन है, एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्यूनिटी। और पूरा लिखो तो बहुत बढ़िया है, एटमॉस्फेयर साथ में लिखा हुआ है। एन एटमॉस्फेयर इम्प्यूनिटी का अर्थ हो गया ऐसा वातावरण बनाता है कि जिसमें किसी को कानून का भय नहीं। इम्प्यूनिटी का अर्थ होता है कि ना आपका नो फियर ऑफ, अलग से लिखो इम्प्यूनिटी को, ठीक है ना, नो फियर ऑफ पनिशमेंट कहते हैं इम्प्यूनिटी। पुलिस थोड़ा ठोक देंगे, कुछ होगा नहीं, आपका ठोक दो, क्या होगा। लेकिन हमको ये भी पता है कि कश्मीर में कुछ जातियाँ हुई थी तो हमारे आर्मी के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरों को भी सज़ा मिली, और ऐसे केसेस में सज़ा भी मिली है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने कार्रवाई की वो उचित नहीं मानी गई कोर्ट द्वारा, और सही भी था वो, बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या पता पैदा होगा, इससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा आपका वातावरण पैदा होगा कि जिसमें लॉ के प्रति इनका भय नहीं रहेगा। किसका, जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं, पुलिस, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दे विल वर्क विथ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का तो कोई डर ही नहीं है उनको किसी भय का, सज़ा का, ठीक है। तो गलत भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे, गलत भी करेंगे, और उसके कारण क्या होगा, दैट कुड लीड टू, ये कई बार मैंने आपको बीच में आया है, लीड टू का अर्थ होता है उसका परिणाम लोगों की, इनोसेंट लोगों की मौत में होगा, ठीक है। ये फ्रेज है, लीड टू मर्डर ऑफ इनोसेंट पीपल का अर्थ होता है जिसके कारण इनोसेंट लोग, बेकसूर लोगों की मौत हो सकती है। इस रूप में उसका परिणाम हो सकता है, ठीक है। जो उसने ऊपर बताया, साइबराबाद में 4 को ठोक दिया, फिर क्या हुआ, और आगे लिखा ऑथर ने, एज हैपन्ड विद द कस्टोडियल डेथ इन तमिलनाडु। अब देखो आपका हो गया ना कि पुलिस इतनी निर्भीक होगी, उनको पता हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक मैंने इसमें वो भी किया था, ये वाला एडिटोरियल, जिसमें था ना तमिलनाडु में, वो मैं नाम भूल गया, बेनिक्स करके थे, बाप बेटे का डियो था, उसकी उन्होंने जान से मार दी, कस्टडी में मार दिया उनको, वो केस चल रहा है अभी आप, ठीक है। तो कस्टोडियल डेथ हो गई कि पुलिस बेपरवाह हो गई, दे वर्क विथ इम्प्यूनिटी, उनको पनिशमेंट का डर ही नहीं है, लॉ का डर ही नहीं है, ठीक है। तो ये रिजल्ट होगा फिर। और ये इनोसेंट आदमी थे, इनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने लॉकडाउन में अपनी दुकान खोल दी थी। और तो उसमें मैंने लिखा था, ऑथर ने लिखा था, बल्कि मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑथर कह रहा था कि जो उन्होंने दुकान खोली उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वो 3 महीने की होती, लेकिन दोनों को उन्होंने इतना पीटा कि कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। तो पुलिस की कस्टडी में जो है उसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं, तमिलनाडु में हो गई, तो मर गया ना आपका। अगर पुलिस में भय होता कि नहीं ये गलत काम है, कि नहीं इसमें हमको सज़ा मिल सकती है, तो क्या होता, तो इन बाप बेटे की हत्या नहीं होती। तो पुलिस जो है उसको इम्प्यूनिटी मिल जाती है, दे बिकम फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ लॉ, जिसको कहते हैं इम्प्यूनिटी। प्यून वर्ड है आपका, है पनिशमेंट के लिए, ध्यान रखना आप, ठीक है। कभी इसके रूट कराऊंगा तब पता लगेगा, बता रहा हूँ आपको। तो वर्क विथ इम्प्यूनिटी करते थे बिना किसी पनिशमेंट के भय से काम करना। दे स्टार्ट वर्किंग विथ इम्प्यूनिटी, और वो सोचते हैं कि जो हम लेंगे, काम करेंगे वो सही होगा, उसमें कोई सज़ा मिलने का कोई डर नहीं है। और 2 इनोसेंट आदमी मार दिए उन्होंने,
बताओ कहाँ 3 महीने की सबसे ज़्यादा जेल होनी थी इनकी। अगर वो साबित हो जाता कि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड दुकान खोली तो उनको मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा होती, 3 महीने की, ध्यान रखना आप। और इन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया, उनको जान से ही मार दिया, उनको डेथ सेंटेंस दे दी। तो इसलिए ये ऑथर कह रहा है हम ऐसे समाज में रहते हैं जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, और जो कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो इनको मैंडेट है तो पुलिस का काम पुलिस करे, कानून का काम कानून करे। पुलिस जब कानून को अपने हाथ में ले लेगी तो समाज के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। आगे ऑथर लिख रहा है सपोर्ट फॉर सच किलिंग्स बाय द पुलिस विल नॉट मेक अ सोसाइटी मोर जस्ट। और इससे कोई सोसाइटी जो है ज़्यादा जस्ट नहीं बनेगी। जस्ट का मतलब उचित नहीं बनेगी, अच्छी सोसाइटी नहीं बनेगी। वी विल नॉट हैव अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी वो होती है जो कानून पे भरोसा करती है। तो धीरे धीरे आपका जंगल राज हो जाएगा। तो मॉब जस्टिस, मॉब मतलब भीड़, जो भीड़ का आपका जस्टिस होता है, न्याय होता है, इज नो जस्टिस एट ऑल। भीड़ का न्याय कोई जस्टिस नहीं होता। व्हेन लॉ इन्फोर्सर्स को कानून लागू करने वाले ड्यू प्रोसेस को, उचित प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, बीच में छोटा कर देते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। छोटा कैसे कर दिया, कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, आपने ठोक दिया तुरंत आपका तुरंत में एक्शन हो गया, उसको कहते हैं इंस्टेंट जस्टिस। गलती किसने की, उसको ठोक दिया। कभी हो सकता है कि ऐसा निकल जाए कि उसने किया ही नहीं, तो क्या करोगे फिर आपका। तो लेखक कह रहा है कि जो लॉ इन्फोर्सर्स ड्यू प्रोसेस का अर्थ होता है उचित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया को छोटा कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, अच्छा नहीं होता है। द डैमेज टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस इज, इसलिए जो राज्य की संस्थाएं हैं उनको जो डैमेज होता है, जो उनको नुकसान होता है, वो बहुत ही गंभीर और उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, विच इज़ सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो ऑथर के कहने का अर्थ है वो ठीक है, जो हो गया शायद इसमें कुछ ना हो, लेकिन ऐसा ना हो कि ये पुलिस के चलन में आ जाए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के चलन में आ जाए। आर्मी मर्जी है जिसको ठोक दे आपका कि इनकाउंटर टेररिस्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, समाज के लिए गलत हो जाएगा। तो वो अपना काम करें, उचित होना चाहिए। वो पुलिस को पावर है, आर्मी को पावर है कश्मीर में कि आतंकवादी को रोके। अब उनके पास में पावर है, जो देश में घुसेगा गैर कानूनी रूप से उसको छोड़ेंगे नहीं, मार रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसी निर्दय जनता को मारेगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉब जस्टिस कोई जस्टिस नहीं होता, मॉब जस्टिस इज नो जस्टिस, ठीक है। और जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं वो ड्यू प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट नहीं, छोटा नहीं कर सकते इंस्टेंट जस्टिस के लिए। और इससे जो डैमेज होता है, इससे जो अपना स्टेट की, राज्य की संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है, वो सीवियर है। सीवियर का मतलब बहुत सख्त, गंभीर। एंड लॉन्ग लास्टिंग मीन्स उसका परिणाम दूर तक जाता है। ये बड़ा सुंदर फ्रेज वर्ड है आपका। सीवियर का मतलब सख्त, सीरियस, स्ट्रिक्ट। एंड लॉन्ग लास्टिंग का अर्थ क्या हुआ, जो लंबे समय तक चले, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग मीन्स लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लंबे समय चले। तो ये जो डैमेज होता है ये सीरियस भी होगा और लंबे समय तक चलेगा। तो इनको देख के वो करेंगे, उनको देख के ये करेंगे, बाद में पता लगेगा कि जज साहब और सारा वकील साहब ऐसे ही खा रहे हैं, कोई काम ही नहीं उनका। तो आई होप कि आपको समझ में आया। बहुत शानदार पैराग्राफ था ये। तो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट पैराग्राफ।